अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से हम लोग अपनी ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल क्लास में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर को किसी हद तक कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अब तक इस चैप्टर में जो जो बात की है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिहाज से डिस्कशन किया है। नंबर 1 इज़ स्केलर एंड नंबर 2 इज़ वेक्टर। और ज़्यादा तफसील से जो बात की है वो बात हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ के हवाले से ही की है, क्योंकि स्केलर में बेसिकली हम सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। लेकिन चूंकि इस चैप्टर का खासा स्पेसिफिक डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन था, मतलब मखसूस सिमत के लिहाज से हमें बात करनी थी, लिहाजा हमने ज़्यादा बात जो की है वो किस हवाले से की है, वेक्टर्स के हवाले से। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की थी। फिर मैंने आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से बताया था और ये कहा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बुनियादी तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। नंबर 1 मैथमेटिकल नंबर और दूसरी चीज़ क्या थी, प्रॉपर यूनिट। और मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाए तो एब्सेंट हो जाने की सूरत में आप फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब सही तरह से नहीं कर पाते, आपकी बात मीनिंग लेस हो जाती है। तो दोनों चीज़ें के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और वो क्वांटिटीज़ जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती लेकिन हमारी रियल लाइफ का हिस्सा होती हैं, उसके हवाले से भी हमने चंद एक बात की थी। फिर हमने बाकायदा तौर पर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। शुरू में मैंने आपको स्केलर्स के हवाले से कुछ बातें बताई थी और फिर हमने वेक्टर्स को तफसील से डिस्कस किया, और आज हम वेक्टर के लिहाज से इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, याद कीजिए हमने कहा था वो तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकल नंबर, प्रॉपर यूनिट के साथ साथ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मौजूद हो, तो ऐसी तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एक लाइन के ज़रिए ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन एक सूटेबल स्केल के लिहाज से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्शन को हमने एरो के ज़रिए से समझा था कि उसको मार्क करना ज़रूरी है। फिर हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ की कुछ स्पेशल टाइप्स के हवाले से बात की थी। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को हमने तफसील से डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से बात की थी कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे मैथमेटिकल प्रॉब्लम या मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के हवाले से, और उन की पॉइंट्स की बुनियाद पर हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जिनका ताल्लुक हमारी टेक्स्ट बुक से था, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल थी, और फिर कुछ का ताल्लुक पास पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल से था। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स की बात की थी। 4 प्रॉपर्टीज़ आप याद करें हमने डिस्कस की थी, और वो चारों प्रॉपर्टीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के हवाले से। ये जो एडिशन होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के हवाले से, इसको हमने 7 स्टेप्स में मुकम्मल किया था। मैंने हर एक स्टेप के लिए डायग्राम में अलग अलग अप्लाई करके दिखाया था, लेकिन आप एक ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस पर सातों स्टेप आप ड्रॉ कर दें और उसको एक्सप्लेन कर दें। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स के साथ साथ। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना सीखेंगे। आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक तरफ। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। हम अपनी रियल लाइफ में मुख्तलिफ टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, इसी तरीके से स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर। इसी तरीके से पैरेललोग्राम भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन ये होता क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर एंड जस्ट लाइक रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होंगी।
दो ऑपोजिट साइड की लंबाई बराबर होती है, रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। लेंथ वाली साइड आपस में बराबर होती हैं, विड्थ और विड्थ वाली साइड्स आपस में बराबर होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल भी 90 डिग्री से नहीं 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। 90 डिग्री से कम होंगे एंगल और बाकी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को आप क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, यानी जिसमें साइड्स पैरेलल ड्रॉ की गई होती हैं और कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है क्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, अगर किसी एक मखसूस पॉइंट पर दो वेक्टर्स अमल कर रहे हों, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। तो आप उन वेक्टर्स के जरिए पैरेललोग्राम की साइड्स ड्रॉ कर दें और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। यानी लिखा हुआ है देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आप एडजेसेंट साइड के तौर पर उनको क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। Therefore, the resultant vector is completely represented both in direction and magnitude by the diagonal of the parallelogram passing through the point। जिस पॉइंट से आपने एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ की थी, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, उस साइड से आप क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिहाज से मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये पैरेललोग्राम का क्या बन जाएगा, डायगोनल। कैसे, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। सपोज कर ले हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब येलो कलर में देखिए आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है, इसको मैंने कह दिया है वेक्टर ए। इसी तरीके से ग्रीन कलर में एक और वेक्टर नजर आ रहा है, इसको मैंने कह दिया है वेक्टर बी। अब इन दोनों को हमें इस लॉ के मुताबिक ज्वाइन करना है, तो हम एक ही पॉइंट लेंगे, सपोज करेंगे अगली स्लाइड में उस पॉइंट से वेक्टर ए को ड्रॉ कर देंगे इसी असल डायरेक्शन में, और उसी पॉइंट से वेक्टर बी को भी ड्रॉ कर देंगे इसकी असल डायरेक्शन में। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है वी कैन ज्वाइन देम इन सच अ वे टू गेट अ पैरेललोग्राम। इन दोनों वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम बन जाए, पैरेललोग्राम के तौर पर हमें हासिल हो जाए। बट हाउ, मगर कैसे, चलते हैं देखते हैं अगली स्लाइड में। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंटिन्यू है। अ पैरेललोग्राम कैन बी ड्रॉन यूजिंग टू वेक्टर्स बाय फॉलोइंग स्टेप्स। मंदरजा सेल स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अ वेक्टर ए यूजिंग सुटेबल स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। जिस डायरेक्शन में वेक्टर आपने पिछली स्लाइड में देखा था उसी डायरेक्शन में आप वेक्टर ए को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए येलो कलर से वेक्टर ए आपको नजर आ रहा है ड्रॉ हुआ हुआ, यह आ गया वेक्टर ए। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ सेकेंड वेक्टर बी इन सुटेबल स्केल एंड ज्वाइन इट्स टेल विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की टेल से, ये रही टेल जहां पर सब बॉल आपको नजर आ रहे हैं, यहां से आपने वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर देना है, और चूंकि वेक्टर है लिहाजा डायरेक्शन वही होगी जो पिछली स्लाइड में आपने देखी है, तकरीबन उसी डायरेक्शन में आपने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, जहां पर आपको इस वक्त बॉल नजर आ रहा है, ये बॉल, ठीक है ना, पॉइंट जो नजर आ रहा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का कनेक्टिंग पॉइंट है जहां पर दोनों की टेल कनेक्ट हो रही है, तो सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, ड्रॉ अ वेक्टर इन पैरेलल ऑफ वेक्टर बी, ज्वाइन इट्स टेल विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। ड्रॉ वेक्टर इन पैरेलल ऑफ वेक्टर ए, यहाँ स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्रॉ अ वेक्टर इन पैरेलल ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दें और उसकी टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर दें। अब डायग्राम देखिए तो ये रहा वेक्टर है जहां पर मैं बॉल को मूव कर रहा हूँ, ये वेक्टर है। इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब इसी डायरेक्शन में आपने ड्रॉ कर देना है वेक्टर ए। पैरेलल वेक्टर हमने पढ़े थे ना, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है, नीचे राइट वर्ड। आपने राइट वर्ड एक और वेक्टर ड्रॉ कर देना है, लेकिन उसकी टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन करना है, यही लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3 में। तो देखते हैं, ये देखिए मैंने वेक्टर बी के हेड से एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया येलो कलर में, इसको हमने क्या कह दिया, वेक्टर ए, ठीक है ना। अच्छा स्टेप नंबर 4 देखें, सिमिलरली ड्रॉ अ वेक्टर इन पैरेलल ऑफ वेक्टर बी।
अब आपको वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना है। देखिए डायग्राम में ये वाली साइड खाली है, 4 साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम की, तो ये वाली साइड खाली है जहां पर मैं इस तक बॉल को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन वेक्टर किस तरह का होगा, वो वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए। तो वेक्टर बी के पैरेलल आप यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और उसकी जो टेल होगी वो किसके साथ ज्वाइन होगी, वेक्टर ए के हेड के साथ। ये रहा वेक्टर ए का हेड, ये ठीक है ना। ये देखिए जरा इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ग्रीन कलर से एक और वेक्टर आ गया, इसको हमने कह दिया वेक्टर बी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, फाइनली द डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ होगा, डायगोनल मींस ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये जो जहां पर अब मैं आपको बॉल को मूव करता हुआ दिखा रहा हूँ, ऑपोजिट कॉर्नर्स आ गए, इनको ज्वाइन करना है। तो ये लाइन जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करेगी इसको डायगोनल कहा जाता है, डायगोनल, ठीक है ना। और ये डायगोनल जाहिर है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगी। रिजल्टेंट क्या होता है, याद करें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, अगर फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है इस लिहाज से, तो रिजल्टेंट की टेल पहले वाले वेक्टर की टेल से मिलनी चाहिए और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो आपने इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि रिजल्टेंट कहलाएगा और डायगोनल कहलाएगा इस पैरेललोग्राम का। और अगर आप वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर लेते हैं और वेक्टर ए को यूं सेकंड वेक्टर लेते हैं, तो अगेन रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी टेल वेक्टर बी की टेल से मिले और जिसका हेड वेक्टर ए के हेड से मिल जाएगा। तो बात वही हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया रिजल्टेंट ब्लैक कलर से, नीचे वाली जो ट्राइंगल नजर आ रही है पैरेललोग्राम के अंदर और ऊपर वाली जो ट्राइंगल नजर आ रही है पैरेललोग्राम के अंदर, दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया, आर। आर मीन्स ए प्लस बी नीचे वाले डायग्राम के मुताबिक, मतलब नीचे वाले ट्राइंगल के मुताबिक, और ऊपर वाले ट्राइंगल के मुताबिक बी प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है। देखिए इस एंगल को देखें तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना। इस एंगल को देखिए तो ये 90 डिग्री से बड़ा है। ये दोनों अपोजिट एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं। एक ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री से बड़ा है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा आपको नजर आ रहा है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं जो कि ऑपोजिट है। बाकी दो ऑपोजिट एंगल यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। देखिए जरा, ये 90 डिग्री से छोटा है और ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो यही पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का फर्क मैंने आपको शुरू में समझाया कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ये दो ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे जबकि ये दो ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो उम्मीद है कि पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का तरीका समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने असल टॉपिक यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ने के हवाले से बात करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम इन अ गिवन 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन में वेक्टर ए था, दूसरी डायमेंशन में वेक्टर बी था। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो पैरेललोग्राम आपने बनाया उसके अंदर का जो रीजन है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब कैसे देखते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर ए एंड बी। अच्छा, यहाँ ए और बी पर तीर का निशान बना दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ ए पर भी तीर का निशान आएगा क्योंकि वेक्टर के तौर पर बात हो रही है और बी पर भी तीर का निशान आएगा क्योंकि वेक्टर के तौर पर बात हो रही है। तो if two sides of a parallelogram are represented by two vectors a and b, then the magnitude of their cross product will be equal to the area of parallelogram। ये आपको याद रखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लासे स्टेटमेंट को। पेपर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए कहा जाता रहा है। तो यहाँ से आपका असल टॉपिक शुरू हो रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आप मालूम करेंगे और वो होता क्या है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर एक पैरेललोग्राम को दो साइड्स, दो वेक्टर के जरिए ड्रॉ किया है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी जो कि दो साइड्स होंगी, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। कह रहे हैं कंसीडर अ पैरेललोग्राम OABC whose two sides are represented by two vectors A and B। एक पैरेललोग्राम OABC पर गौर करना है जिसकी दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के जरिए ड्रॉ की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है
आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब मैं स्टेप वाइज पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। साइड ए ड्रॉ हो चुकी है, साइड बी की बात हो गई, ठीक है ना। तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर का जो रीजन है, ये जो आपको अंदर का रीजन नजर आ रहा है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम। बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम, ये जो अंदर का रीजन नजर आ रहा है, यही बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है दो वेक्टर ए और बी के जरिए, जो कि एडजेसेंट साइड को भी जाहिर कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसको एच से जाहिर कर दिया गया है, और यहाँ पर बन रहा है कोई ना कोई एंगल थीटा। बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ हेडिंग के साथ। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल फर्स्ट कर लीजिए ड्रॉ कर दिया है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, आपको याद है हमने चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल नंबर 1 जो था उसको हमने देखा था, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया निकालता। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यही होता है ना रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया। रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि लेंथ को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विड्थ से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस, बेस का मतलब देखिए ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड क्या है, विड्थ, ये बेसिकली क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड। तो बेस और एल्टीट्यूड यानी हाइट का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलते हैं। सो वी कैन राइट एज एरिया बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बेस का मतलब ये पूरा का पूरा बेस ही है, जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है ना, एंगल के एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड, यही क्या कहलाती है, बेस। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल रूल के मुताबिक। तो इसको हमने लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये क्या है, एच, जैसे कि ऊपर, इसको हम क्या कहते थे, विड्थ यानी डब्ल्यू, या ब्रेथ यानी बी बोलते थे। तो यहाँ पर मैं डायग्राम में इसको क्या कहा हुआ है, एल्टीट्यूड यानी कि एच, तो वही लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर आ गया ओ ए बी सी, वही वाला पैरेललोग्राम जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, आपको मालूम क्या करना है, एच मालूम करना है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। देखिए जहां पर मैं बॉल को मूव कर रहा हूं, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। और अब जो मैं बॉल को मूव कर रहा हूं ओ से लेकर सी, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें देखना है कि हम इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। अब परपेंडिकुलर की जगह पर लिख दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर मीन्स ये सी डी कहलाएगा, ठीक है ना, ओ डी लिखा हुआ है, इसको आप सी डी कर लीजिए, ये सी डी है, ओ डी नहीं है, ये क्या है, सी, ओ की जगह पर सी करेंगे आप, सी, ये देखिए सी डी है डायग्राम में, ठीक है ना। तो डायग्राम में परपेंडिकुलर मीन्स सी डी, ये परपेंडिकुलर सी डी है, सी डी। और नीचे क्या लिखा हुआ, हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस है फॉर्मूले में। अब हाइपोटेनियस क्या है, ओ से लेकर सी, तो देखिए यहाँ पर आ गया ओ से लेकर सी। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस एच, तो यहाँ पर आ गया एच, और हाइपोटेनियस मींस बी का मैग्नीट्यूड, देखिए वहां पर तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान नहीं है, मींस हम बात करें इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर हो गया एच ओवर बी। तो अगर मैं बी जो कि डिवाइड कर रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये बी देखें यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो एच किसके बराबर हो जाएगा, अगले स्टेप में देखिए साथ में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, एच बराबर हो गया बी साइन थीटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एरिया बराबर था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि बेस के बराबर था, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हाइट की सूरत में, वो आ गया एच। अब यहां पर h की वैल्यू पुट करते थे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इन अबव एक्सप्रेशन वी हैव, देखिए एरिया जो कि डेल्टा से जाहिर किया जाएगा, यह आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से आ गया, और h की जगह पर हमने h की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, h किसके बराबर है, b sin थीटा, वही यहां पर पुट कर दिया, ठीक है ना। यानी ये जो h की वैल्यू है वो आपने यहां पर पुट की h की जगह पर, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से आपके सामने आ गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या हो जाएगा एरिया, एरिया बराबर क्या, डेल्टा इक्वल्स वही यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी साइन थीटा, इस तरह से आ गया। अब बी साइन थीटा जो है इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में लिखा है। आप जानते हैं जब साइन को रिमूव करते हैं तो क्रॉस का फंक्शन आता है, क्रॉस का साइन आता है, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया और बी वेक्टर फॉर्म में आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए आपने दो साइड लाइन भी लगा दी। देखिए वेक्टर ए अपनी असल हाथ में वैसे ही मौजूद है,
बी साइन थीटा है ना, यानी ए और बी के दरमियान से साइन को रिमूव किया तो क्या आ गया, क्रॉस। ठीक है ना, यहाँ देखिए साइन को रिमूव किया तो इसकी जगह पर क्या आ गया, क्रॉस आ गया। और बी को वेक्टर फॉर्म में लेकर आ गए, बी आपको नजर आ रहा है वेक्टर फॉर्म में तीर का निशान, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड था इसलिए साइड लाइन भी ड्रॉ कर दी, तो ए भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया और बी भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, इसलिए साइड लाइन आ गई। तो क्या साबित हो गया कि एरिया जो है पैरेललोग्राम का वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज़ पेपर में प्रूफ करने के लिए आती है, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन की सूरत में भी लिखी हुई नजर आ रही है कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वह वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वह किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आपने एरिया पैरेललोग्राम मालूम करना सीख लिया होगा। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 2 फिलहाल एंड कर रहा हूँ अपने तौर पर, आप इसी के मुताबिक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। और आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप मुझसे गूगल क्लासरूम पर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।